नमस्कार दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़ जाएं और देखिएगा आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, आपके साथ डिस्कशन करेंगे और देखिएगा विभिन्न एग्जामों में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों सीरियस होकर बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, बेहतर लग रहे हो तो आप कमेंट्स जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और चले हम बिना समय गवाए हुए अपने इस आगे के टॉपिक पे आते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं क्वेश्चनों से में। अब देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है आपके साथ, देखिएगा आपके साथ आज पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के किस भाग से सौर पवन निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के किस भाग से सौर पवन निकलती है दोस्तों। तो बताइए इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि किस भाग से सौर पवन निकलती है, सूर्य के किस भाग से सौर पवन निकलती है। ऑप्शन में है कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और क्रोड। तो अब बताइए कि किसमें से सौर पवन निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए और इसका जवाब बताइए, कमेंट्स पर जवाब दीजिए, कमेंट्स पे जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होता है कोरोना। अच्छा ये कोरोना कहां पे होता है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका सूर्य है, ये आपका मान लेते हैं सन है। तो सन का जो ये बाहरी वाला एकदम भाग होता है इसी को हम कहते हैं कोरोना दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। इसका जो तापमान होता है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अच्छा अब इसके बाद बात करें फोटोस्फीयर, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश मंडल बोलते हैं दोस्तों। फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए प्रकाश मंडल क्या होता है इसके विषय में आप लोग बताएं दोस्तों, तुरंत बताइए। प्रकाश मंडल वह होता है जिसको हम धरती से विजुअल कर पाते हैं, धरती से हम इसी भाग को देख पाते हैं जो ये प्रकाश मंडल होता है। ये प्रकाश मंडल ही हमें धरती से दिखाई पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा जो ये फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर यही हमें धरती से दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, हम जब सब लोग जो देखते हैं सूर्य को हमें यही भाग दिखाई पड़ता है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। तो सर दोस्तों क्रोमोस्फीयर क्या होता है, क्रोमोस्फीयर तो देखिएगा इसी के जस्ट ऊपर की जो लेयर है, फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर की जो लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोस्फीयर बोलेंगे दोस्तों, स्फीयर। अब देखो क्रोमोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमण मंडल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, उत्क्रमण मंडल बोलते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन बेहतर लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो निश्चित रूप से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों और आप भी इसको लाइक करिए और कमेंट्स करिएगा। चलिए अब मैं क्रोड की बात कर लेता हूं दोस्तों, क्रोड की बात करता हूं। ये क्रोड क्या होता है तो आप तो जानते हैं कि क्रोड का मतलब सबसे आंतरिक भाग होता है। सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है इसी को क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को क्रोड बोलते हैं, क्रोड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जो ये क्रोड होता है जो ये क्रोड होता है, इस क्रोड का जो तापमान होता है दोस्तों, इस क्रोड का जो तापमान होता है वो 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के अंदर यहाँ पर नाभिकीय संलयन चल रहा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं और दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, हीलियम बनाते हैं। जैसे देखिएगा जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वलाइज क्या हो जाता है, हीलियम बना लेता है। क्या बनाता है, सॉरी दोस्तों, हीलियम बना लेता है। और ये हीलियम के बनने के बाद एनर्जी मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो ये एनर्जी मुक्त होती है ये इसी से एनर्जी बनती है। तो क्रोड को ही कहा जाता है दोस्तों, क्रोड को ही बोला जाता है क्या,
क्या नाभिकीय भट्ठी के नाम से जाना जाता है। सूर्य की नाभिकीय भट्ठी कहा जाता है। किसको? नाभिकीय भट्ठी कहा जाता है क्रोड को। दोस्तों, क्या मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लग रही है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कोरोना की बात करें तो जो कोरोना इसका आंसर है, इसमें से जो सौर ज्वाला निकलती हैं भाई, जो सौर पवन है वो सौर ज्वालाएं होती हैं। जो सौर ज्वालाएं यहाँ से निकलती हैं उनकी जो रफ्तार होती है वो गजब की होती है। मतलब बताया जाता है 400 से 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलते हैं दोस्तों। 400 से 700 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से सौर ज्वालाएं निकलते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। मैंने कहा है ना आपको कि आपका एग्जाम आते आते, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, अदरवाइज आरओ यारो हो, आप इतना बेहतर हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हम आपने स्टडी किया है दोस्तों। बिल्कुल मान लीजिए, ठान लीजिए और करके गुजर जाइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फाड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका जवाब भी दिया, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट कोई जवाब नहीं है। 200 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दें, इसका जो आंसर होगा वो 5000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 5000। मैंने अभी अभी आपको बताया कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नियर अबाउट इसका आंसर हो जाएगा 5000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार। आप लोग कमेंट्स करिए इसके लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट्स करो। आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे, मुझे पता है, सब लोगों को पता है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना? करके दिखाओ इसको दोस्तों, बताओ इसका जवाब क्या होगा। चलिए तुरंत क्लिक करिएगा इसको, ठीक है? कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसका जवाब मैं दे देता हूं। इसका जवाब है जापान। जापान सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहां पर 4 बजे सूर्योदय हो जाता है। कितने बजे? 4 बजे सूर्योदय यहां पर हो जाता है। चलिए जापान से संबंधित एक दो बातें और जान लेते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? राजधानी यहाँ की टोक्यो है। टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या होती है जापान की? तो वो जापानी येन होती है दोस्तों। कौन सी होती है? जापानी येन होती है जो यहाँ की मुद्रा होती है। अच्छा, चलो जापान के विषय में कुछ ज्वालामुखी पर्वत जैसे फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा, ठीक है? यहाँ पर फ्यूजियामा है। और इसके बाद जापान से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे देखिएगा जापान में फ्यूजियामा हो गया, ठीक है दोस्तों? और जापान जो है एशिया का विकसित कंट्री है, एशिया का विकसित देश है, विकसित देश है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। और इसके साथ सिंगापुर भी आता है, इसके साथ विकसित देशों में आता है सिंगापुर, ठीक है? कौन सा आएगा? सिंगापुर भी आता है। अब देखो जापान के विषय में ये मैंने आपसे बात किया। इसके बाद ये जापान जो है भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जापान को क्या बोला जाता है? भूकंपों का देश कहा जाता है। भूकंपों का देश कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर औसतन अगर वार्षिक हम देख लें, वर्ष में अगर इसको देख लें दोस्तों, तो इसका जो वार्षिक भूकंप रेशियो है तो वो कितना है? 1500 भूकंप है। 1500 भूकंप पर वर्ष आते हैं। औसतन अगर देखें तो पर डे 3 भूकंप आते हैं। यहाँ पर कितने भूकंप आते हैं? 3 भूकंप आते हैं। तो ये जापान से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया। इसके बाद देखिएगा ताइवान की राजधानी कहाँ है? बताइएगा दोस्तों। ताइवान की राजधानी है ताइपे। कहां पर है? ताइपे। ताइवान की राजधानी कहां है दोस्तों? ताइपे है। और इसका जो मुद्रा है वो क्या है? नया ताइवानी डॉलर, ताइवान डॉलर,
ठीक है, मुद्रा इसकी ये हो गई। राजधानी क्या है? ताइपे है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? सियोल है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ? अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है? तो ये इसकी मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वान। इसकी मुद्रा होती है दक्षिणी कोरियाई वान। म्यांमार की राजधानी क्या है बताइएगा? म्यांमार की राजधानी क्या है? नायफीडा है इसकी राजधानी, और इसके जो मुद्रा है वो है म्यांमारी क्यात। क्या है? क्यात है। ये रही इंफॉर्मेशन आपके साथ। और ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने में कुछ पैसा नहीं लगता आपका दोस्तों, और इसको लाइक भी किया करिए। वीडियो बहुत खोज करके मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूं। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन और आपको दे देता हूं। जो इलाहाबाद के स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ज्ञान एकेडमी के नाम से। इलाहाबाद का जो पश्चिमी शहर है, पश्चिमी शहर के अंदर प्रीतम नगर क्षेत्र आता है, धूमनगंज थाना अंतर्गत। तो अगर कोई भी इच्छुक हो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो हमसे क्लासें, तो टेट, सुपर टेट और एसएससी जीडी लेखपाल के क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, अभी देखो नया बैच है। अभी एक तारीख से हमने प्रारंभ किया है, और अभी सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का कार्य चल रहा है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट हो वो बिल्कुल, मैं फिर से बता देता हूं कि धूमनगंज थाना अंतर्गत जो प्रीतम नगर क्षेत्र है, वहां पर हमारी कोचिंग है ज्ञान एकेडमी के नाम से। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर एडमिशन लेने के इच्छुक है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम तो ऑनलाइन आपको सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो बिल्कुल एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिएगा, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है? उसे क्या कहते हैं? आप बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको करिए, आप लोग करिए, इसका जवाब दीजिए। जब तक कमेंट्स पे जवाब नहीं देंगे मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, कमेंट्स पे इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा? सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है? उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य सबसे जब पृथ्वी के निकट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलेंगे उसको? उपसौर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? उपसौर बोलते हैं। और ये समय क्या होता है? ये समय होता है जो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। यह समय होता है 3 जनवरी का। कब का होता है दोस्तों? 3 जनवरी का टाइम होता है। और इस समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर की होती है। करोड़ किलोमीटर की होती है दोस्तों। ठीक है, ये उपसौर होता है। ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अब देखो, ये तो आंसर है इसका। अगला अपसौर कब होता है? तो ये दोस्तों 4 जुलाई के अंदर होता है। कब होता है? 4 जुलाई के अंदर। जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तब ये 4 जुलाई का टाइम होता है। इस टाइम पे जो सूर्य है पृथ्वी से कितनी दूरी पर होता है? 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, कितना दूरी पर? 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उपभू और अपभू के विषय में। तो आप ध्यान दीजिएगा, उपभू जो होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, सबसे करीब होता है, तब होता है उपभू। और इसी टाइम पर जो ज्वार होते हैं सबसे बड़े ज्वार देखने को मिलते हैं। ज्वार भाटा समझ रहे हैं ना आप लोग? ज्वार जो होते हैं सबसे बड़े देखने को मिलते हैं जब उपभू होता है। और अपभू जब होता है, अपभू का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, सबसे दूर होता है, तब उसको बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं अपभू बोलते हैं। और इस टाइम पे सबसे निम्न ज्वार आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। इस टाइम पे क्या आते हैं? निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहीं से याद आया मुझे
सबसे बड़े ज्वार किस खाड़ी के अंदर आते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे बड़े मतलब ज्वार किस खाड़ी में आते हैं, इसका जवाब दीजिएगा, और वो खाड़ी कहां अवस्थित है। ठीक है, चलो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे बड़े ज्वार किस खाड़ी में आते हैं, फिर से क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करता हूं। इसके बाद पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का औसतन घनत्व है, एवरेज घनत्व है, एवरेज घनत्व जो होता है इसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी जो इसका होता है औसतन डेंसिटी, वो होता है 5.5 ग्राम। कितना होता है, 5.5 ग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के जो कोर का, अगर मैं इसी की बात करूं, पृथ्वी के कोर की बात करूं, तो जैसे ये क्षेत्र है, यहां पर ये आपका क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोल देंगे इसको, भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी क्या बोलेंगे, भूचटपटी, भूपर्पटी। आगे देखिएगा, ये होता है मेंटल का क्षेत्र, क्या होता है, मेंटल, और ये होता है कोर का क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे ज्यादा इसका घनत्व होता है वो कोर का होता है। कोर का होता है 11 से लेके 13 ग्राम। कितना होता है, 11 से लेके 13 ग्राम तक होता है। और औसतन जो इसका होता है वो कितना होता है, ये होता है। सबसे कम किसका होता है, भूपर्पटी का होता है, क्रस्ट का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो थम्स अप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, 21 मार्च को अधिकतम सूर्य ताप कहां प्राप्त होता है। 21 मार्च को अधिकतम सूर्य ताप कहां प्राप्त होता है। तो देखिएगा दोस्तों, 21 मार्च को अधिकतम सूर्य ताप आपको कहां देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। ये है 0 डिग्री देशा अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, कुछ क्लियर हो रहा है। ये जो 23.5 डिग्री उत्तर का अक्षांश है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण का जो है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला देखिएगा। इसके बाद तो क्वेश्चन क्या है, 21 मार्च को अधिकतम सूर्य ताप कहां प्राप्त होता है। तो देखिएगा, जब सनलाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, ये सन होता है, सन का जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर ये जो है क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध का। तो 21 मार्च की घटना की बात कर रहा है। तो जब 21 मार्च का टाइम होता है तो 21 मार्च को जो सन है, 21 मार्च को जो सन है वो कहाँ पे चमकता है, 21 मार्च को सन सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। कहाँ पर चमकता है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर चमकता है। 2 तिथियां होती हैं यहाँ पर, एक 21 मार्च होता है, एक 23 सितंबर होता है दोस्तों। कितना होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन होता है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और 21 जून को जो सन होता है वो सीधा कर्क रेखा पर चमकता है 90 डिग्री पर 21 जून को, और 22 दिसंबर को जो सन होता है वो सीधा मकर रेखा में चमकता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो रहा है तो थम्स अप जरूर करिएगा। और जहां पर 90 डिग्री पर सन चमकेगा, सीधा चमकेगा, उसी क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा। तो 21 मार्च को जब 90 डिग्री सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है तो भूमध्य रेखा में ही सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा। वैसे इस समय तो दोनों ध्रुवों पर जो सूर्य का टेम्परेचर है वो लगभग सिमिलर होता है, क्योंकि मिडिल में चमक रहा होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा गया है तो भूमध्य रेखा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि ये 21 मार्च को जो होता है इसे हम बसंत विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बसंत विषुव बोलते हैं, बसंत विषुव। और जो ये 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर को जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं आपके साथ। पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है।
पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? बताओ, 26 घंटे, 25 घंटे, 23 घंटे, लगभग 24 घंटे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 24 घंटे। जो एग्जैक्ट बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड बोला जाता है। ये आइंस्टाइन बनने वाली कहानी है, इसीलिए कहा गया लगभग 24 घंटे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूंगा अगला। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहां होता है? मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया आपको, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो इसका क्या जवाब होगा? मकर रेखा पर चमकता है। कहां पर चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका जवाब मैंने दिया है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो एक बार फिर देख लीजिए। ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। ये 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा कहलाता है, ये भूमध्य रेखा कहलाता है और ये मकर रेखा कहलाता है। मकर रेखा मैंने अभी टाइमिंग बताया। ये टाइमिंग क्या है? 21 जून की है। ये कितना है? 21 मार्च और 23 सितंबर की है। ठीक है, और ये कितना है? 22 दिसंबर की है। पूछ कब कर रहा है? 22 दिसंबर को। का आंसर क्या होगा? मकर रेखा होगा। चलो अगला क्वेश्चन। निफे किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है या बनती है? तो बताइएगा। चलो ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा अर्थ। अर्थ में ये ऊपर भू परपटी होती है, जिसको हम इस आधार पे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं सियाल। पहले बोलेंगे सियाल, फिर इसके बाद बोलते हैं सीमा, फिर बोलते हैं तीसरे में निफे। क्या बोलेंगे? निफे बोलेंगे। देखो केमिकली आधार पे बांटा गया है, इसको देखते हैं। तो सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, निफे क्या होता है? सियाल में मात्रा होती है सिलिका की, सिलिका और एल्युमिनियम की। किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। यहां पर क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, निफे निकिल होता है, निकिल होता है और फेरस होता है दोस्तों। निकिल और फेरस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पर दिया गया है निकिल और फेरस, सिलिका और एल्युमिनियम। ये तो क्या हो गया? सिलिका और एल्युमिनियम कहाँ मिला? ये मिला, ये हो जाता है आपका सियाल। निकिल और फेरस, ये निकिल और फेरस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिल और फेरस। ठीक है, चलो अच्छा लगा क्वेश्चन तो आगे आप कमेंट्स जरूर करेंगे, कमेंट्स पर थम्स अप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका जो मेन कारण होता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन, वो होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुकाव होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैं और बात कर लेता हूं और ऑप्शनों पर। पृथ्वी का घूर्णन, तो जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूमना होता है, मान लीजिए अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है, अपने अक्ष पर क्या करता है? अपने अक्ष पर रोटेट करता है। तो अपने अक्ष पर रोटेट करने से फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है डे एंड नाइट का, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, दिन और रात का फॉर्मेशन होता है। इससे पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? सीजन का फॉर्मेशन होता है। किसका? ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन जो मौसम होता है क्षणिक घटना होती है, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल के झुकाव से होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? आपने न्यूटन के लॉ पढ़ा होगा कि पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जाती है तो धरातल पर आएगी, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर ये मेरे द्वारा लाया गया क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे थम्स अप करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिए, लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि ये जो क्लासें सब निःशुल्क रहेंगी आपके लिए। आप केवल अपना मेहनत करिए, मेहनत दीजिए हमें और सफलता को अचीव करिए। मैंने क्या कहा था? आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।